उस दिन की सुबह कुछ अलग ही थी। रिद्धि अपने कमरे के कोने में रखी पुरानी मेज पर झुकी हुई बड़ी तन्मयता से डायरी में कुछ लिख रही थी। कमरे में छाई शांति को अचानक उसके पति आर्यन की आवाज ने तोड़ा, जो पिछले दरवाजे से दबे पांव कमरे में दाखिल हुए थे। आर्यन, जो शहर के एक जांबाज पुलिस ऑफिसर थे, अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए रिद्धि के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि आखिर सुबह से वो ऐसा क्या लिख रही हैं जिसमें वो इतनी खोई हुई है। रिद्धि अचानक हुई इस आहट से सिहर उठी। उसने हड़बड़ाहट में अपनी कलम रोकी और पलट कर देखा। चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाते हुए उसने पूछा कि वे कब आए। आर्यन ने बताया कि ऑफिस से अचानक छुट्टी मिल गई थी, इसलिए वे रात को ही लौट आए थे। उन्होंने ये भी बताया कि घर के पुराने रसोइये रामू काका से उन्हें पता चला कि रिद्धि की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कल दोपहर उसने बस थोड़ी सी खिचड़ी खाई और शाम को बिना कुछ बोले बस दूध पीकर सो गई। आर्यन को उसकी चिंता सता रही थी, क्योंकि सुबह जब वे ड्यूटी के लिए जल्दी निकले तब भी रिद्धि गहरी नींद में थी। रिद्धि ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अपना सिर आर्यन के कंधे पर टिका दिया, जैसे वो किसी अनजाने डर से सुरक्षा ढूंढ रही हो। ये घर जिसमें वे रह रहे थे, रिद्धि के माता पिता मिस्टर और मिसेस खन्ना का था। रिटायरमेंट के बाद शहर के शोर और प्रदूषण से दूर उन्होंने उबैदुल्लागंज के बाहरी इलाके में एक आलीशान बंगला खरीदा था। ये बंगला कभी बाबूलाल शर्मा का हुआ करता था, जो वन विभाग में रेंजर थे। जब खन्ना जी पहली बार ये घर देखने आए तो वे दंग रह गए थे। घर न केवल शानदार था, बल्कि कीमती सागवान के फर्नीचर और चारों तरफ फैले हरे भरे बगीचों से लैस था। ताज्जुब की बात यह थी कि शर्मा जी ने इतने शानदार बंगले की कीमत बहुत ही कम लगाई थी। खन्ना जी, जो स्वभाव से बहुत ही स्पष्टवादी थे, उन्होंने पूछ ही लिया कि आखिर इतने सजे सजाए घर को वे इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हैं। उस वक्त शर्मा जी की आंखों में एक अजीब सी उदासी और खौफ की झलक दिखी थी। उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में कहा था कि ये घर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी के लिए बड़े चाव से बनवाया था, पर अब वो रही नहीं और इस घर की दीवारें उन्हें काटती हैं। खन्ना जी ने इसे एक पिता का दुख समझा और ज्यादा सवाल करना मुनासिब नहीं समझा। समय का पहिया घूमा और खन्ना जी ने अपनी इकलौती लाडली रिद्धि की शादी आर्यन से कर दी। शादी के कुछ साल बाद ही आर्यन के माता पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो गई, जिससे वो जोड़ा बिल्कुल अकेला पड़ गया। तब खन्ना जी ने दामाद को सुझाव दिया कि आर्यन अपनी ड्यूटी के कारण अक्सर बाहर रहता है और रिद्धि घर में अकेली पड़ जाती है। क्यों न वे अपना सारा सामान लेकर इसी बड़े बंगले में उनके साथ रहने आ जाएं? आर्यन मान गए और वे सब साथ रहने लगे। किस्मत का खेल देखिए, कुछ समय बाद खन्ना जी और उनकी पत्नी को एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए 15 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। घर की जिम्मेदारी रिद्धि, आर्यन और वफादार नौकरों पर थी। उन दिनों आर्यन भी 3 दिनों के लिए एक सरकारी दौरे पर बाहर गए हुए थे। रिद्धि घर में अकेली थी, इसलिए उसने सुरक्षा के लिहाज से घर की काम वाली और माली की पत्नी को अपने कमरे में ही सुला लिया। अगली सुबह जब रिद्धि सोकर उठी तो देखा कि दोनों औरतें चुपचाप उठकर अपने काम में लग चुकी थीं। बाहर बरामदे में आते ही उसे रसोई से देसी घी में बन रहे आलू के पराठों की सौंधी सी महक आई। रामू काका नाश्ता तैयार कर रहे थे। रिद्धि के पास अभी वक्त था तो वो पीछे के बड़े से बगीचे की तरफ टहलने निकल गई। बगीचा बहुत ही सुंदर था, जिसे पुराने माली ने बड़ी मेहनत से संवारा था। एक तरफ ताजी सब्जियां उगी थीं, तो दूसरी तरफ एक विशाल और पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ को देखकर रिद्धि ठिठक गई। पेड़ के चारों ओर चबूतरा बना था, लेकिन उसकी बनावट बहुत अजीब थी। चबूतरे को 2 हिस्सों में आधे चांद की तरह बनाया गया था, जिनके बीच में करीब 1 फुट की खाली जगह छोड़ी गई थी। रिद्धि सोचने लगी कि आखिर बैठने के लिए इस तरह के 2 अलग अलग चबूतरे बनाने की क्या जरूरत थी। यही सोचते हुए वो वापस घर के बरामदे की तरफ आई तो उसकी नजर बाईं ओर एक कोने में छिपे हुए एक पुराने दरवाजे पर पड़ी। रसोई का रास्ता दाईं तरफ था, लेकिन ये बाईं तरफ वाला दरवाजा उसने पहले कभी गौर से नहीं देखा था। जैसे ही उसने उस भारी लकड़ी के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, वो एक अजीब सी कराहट के साथ खुल गया। सामने अंधेरी सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। रिद्धि को हैरानी हुई कि उसके माता पिता ने कभी इस तहखाने का जिक्र नहीं किया। जिज्ञासा के वश में वो धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। नीचे पहुंचते ही उसे सीलन और पुरानी लकड़ियों की एक तीखी गंध ने घेर लिया। सामने 2 मजबूत दरवाजे थे, जिनमें पुरानी लोहे की सांकलें लगी थी।
रिद्धि ने जैसे ही दाहिनी तरफ के दरवाजे की साकल छुई, वो खुद ब खुद खुल गया। उसे एक पल के लिए घबराहट हुई, क्योंकि उसने दरवाजे को धक्का भी नहीं दिया था। कमरे में बड़ी बड़ी लकड़ी की पेटियां रखी थी, जिन पर पीतल के चमकते हुए हैंडल लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से उन्हें किसी ने छुआ ना हो। एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हुए उसने वो कमरा बंद कर दिया। अब उसकी नजर दूसरे दरवाजे पर थी। सीलन की गंध अब और भी तेज हो गई थी। अपनी हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे दरवाजे की सांकल खोली। दरवाजा चर चर की डरावनी आवाज के साथ खुला। अंदर का नजारा देख वो हैरान रह गई। वहां अलमारियों में हजारों पुरानी किताबें भरी पड़ी थीं। कमरे के सबसे आखिरी छोर पर एक छोटी सी मेज थी, जिस पर एक पतली सी किताब रखी थी। वो किताब जैसे रिद्धि को अपनी ओर खींच रही थी, मानो उस पर कोई सम्मोहन जादू कर दिया गया हो। रिद्धि के कदम अपने आप उस मेज की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उसने वो किताब उठाई और पलटने की कोशिश की, तभी अचानक एक तेज हवा के झोंके के साथ कमरे का भारी दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। पूरे तहखाने में अब घना अंधेरा था और सीलन की वो दम घोटू गंध। रिद्धि बुरी तरह डर गई। वो पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागी और उसे पीटने लगी। वो जोर जोर से रामू काका को पुकार रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो थर थर कांप रही थी। अचानक वो भारी दरवाजा उतनी ही खामोशी से खुला और सामने रामू काका हाथ में टॉर्च लिए खड़े थे। रिद्धि बेतहाशा रोते हुए लगभग बेहोशी की हालत में उनके कंधों पर ढह गई। रामू काका उसे संभालते हुए ऊपर ले आए और उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाकर गर्म दूध पिलाया। जब रिद्धि की सांसें कुछ सामान्य हुई तो उसने कांपती आवाज में पूछा कि क्या उन्हें पता था कि यहाँ कोई तहखाना भी है। रामू काका ने बताया कि मालिक और मालकिन के जाने से पहले उन्होंने कुछ बातें सुनी थीं कि इस बंद तहखाने की सफाई किसी मजदूर से करवानी है, पर तब तक वे लोग शादी में चले गए। रिद्धि के हाथ में अब भी वो किताब थी जिसे वो तहखाने से लेकर आई थी। वो नहीं जानती थी कि इस किताब के साथ वो किस अनहोनी को अपने साथ ऊपर ले आई है। तहखाने की उस घुटन और किताबों के ढेर के बीच से रिद्धि वापस तो आ गई थी, लेकिन वो अपने साथ सिर्फ एक पुरानी डायरी नहीं बल्कि एक रूहानी साया भी ले आई थी। दोपहर के वक्त जब रामू काका ने उसे जबरदस्ती आलू के पराठे खिलाए तो रिद्धि का मन चिड़चिड़ा सा हो रहा था। उसने मेज पर हाथ पटकते हुए झिझक कर काका से कहा कि उन्होंने उसे इतना भारी नाश्ता क्यों करा दिया, जबकि उसका मन अंदर से बुरी तरह घबरा रहा था। रामू काका बस एक रहस्यमयी मुस्कान छोड़कर रसोई में चले गए। रिद्धि वहीं बैठी बैठी सोच रही थी कि आर्यन कब लौटेंगे। मम्मी पापा को आने में भी अभी वक्त था। उस तहखाने का राज और उस किताब का सच उसे अकेले ही ढूंढना था। उसने तय किया कि वो उस डायरी को रात के सन्नाटे में पढ़ेगी, जब घर के बाकी लोग सो जाएंगे, ताकि उसे किसी के सवालों का जवाब न देना पड़े। बेचैनी कम करने के लिए वो फिर से बगीचे की ओर निकल गई। धूप खिली थी, माली काका क्यारियों में मशरूफ थे। सब्जियां लहलहा रही थीं, लेकिन रिद्धि का ध्यान कहीं और था। टहलते टहलते वो बगीचे के उस सुनसान कोने में पहुंच गई जहां वो पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। अचानक उसके कदम ठिठक गए। एक बहुत ही महीन, दबी दबी और घुटी घुटी सी आवाज हवा में तैर रही थी। कोई रो रहा था, बहुत ही दर्द में। रिद्धि घबराकर माली काका के पास दौड़ी और उनसे पूछा कि क्या उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। माली काका ने काम रोककर गौर से सुना, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। रिद्धि उन्हें पकड़कर उस कोने तक ले गई, पर वहां पहुंचते ही वो आवाज गायब हो गई। काका ने उसे समझाया कि पीछे तो बस घना जंगल है और दूर एक गांव, भला यहां आकर कौन रोएगा। रिद्धि खामोश हो गई, पर उसका यकीन अडिग था। वो फिर से उस पीपल के पेड़ के पास जाकर उस दोहरे चबूतरे पर बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि रोने की वो आवाज ठीक उसके नीचे, यानी पीपल की जड़ों और उस नाली जैसी खाली जगह से आ रही है। वो डर के मारे उछलकर खड़ी हो गई। उसे लगा कि लोग उसे पागल समझेंगे, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो बस आर्यन के आने का इंतजार करने लगी। पूरा दिन एक अजीब से भारीपन में बीता। उसे लगने लगा था कि इस घर में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। तहखाने का दरवाजा खुद बंद होना, बिना खिड़की के हवा का चलना और अब ये रोने की आवाजें, सब कुछ किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे थे। रात ढल चुकी थी। रामू काका ने घर के सभी दरवाजों पर भारी ताले लटका दिए थे
और वे खुद माली काका के साथ बाहरी बैठक में सो गए थे। रिद्धि के कमरे में माई और घर की दूसरी नौकरानी पुष्पा भी आ गई थी। रिद्धि ने शिष्टाचार के नाते उनसे पूछा कि क्या उसके टेबल लैंप जलाने से उन्हें कोई परेशानी होगी। माई ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे तो थक कर चूर हैं, पलक झपकते ही सो जाएंगी। रिद्धि अपने बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में टेबल लैंप की मध्यम पीली रोशनी फैल रही थी, जबकि बाकी कोनों में घना अंधेरा था। उसने कांपते हाथों से वो पुरानी डायरी निकाली। उसका कवर बहुत मोटा था और पन्ने इतने पुराने हो चुके थे कि छूते ही पापड़ की तरह टूट रहे थे। पहले पन्ने पर किसी का नाम लिखा था, लेकिन स्याही इस कदर फैल चुकी थी कि कुछ भी पढ़ पाना नामुमकिन था। लिखावट बहुत सुंदर थी, पर शब्द धुंधले पड़ चुके थे। रिद्धि सोच रही थी कि आखिर इस घर में किताबों का इतना शौकीन कौन था। अगर रेंजर साहब यानी गुप्ता जी होते तो वे अपनी यादें पीछे क्यों छोड़ जाते। तभी कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। रिद्धि को महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के पांव की तरफ कोई खड़ा है। उसने डरते हुए सिर उठाया। अंधेरे में उसे एक सफेद धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो आकृति इतनी पारदर्शी थी कि रिद्धि उसके आर पार कमरे की दीवार देख पा रही थी। रिद्धि की जान हलक में आ गई। वो खिसक कर पीछे हो गई। उसने देखा कि माई और पुष्पा तो गहरी नींद में है, जैसे उन पर किसी ने बेहोशी का जादू कर दिया हो। हिम्मत जुटाकर रिद्धि ने गुस्से और डर के मिले जुले स्वर में पूछा, तुम अंदर कैसे आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस साए से बहुत ही महीन और खोखली आवाज निकली, मेरे लिए ये बंद दरवाजे और दीवारें कोई रुकावट नहीं है। रिद्धि का गुस्सा अब शुद्ध खौफ में बदल चुका था। वो अनजाने में अपने नाखून चबाने लगी। उस साए ने कहना शुरू किया, डरो मत, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आई हूं। जब मैं जिंदा थी तो लोग मुझे रेंजर बाबूलाल गुप्ता की बेटी मीना कहते थे। उस दिन लाइब्रेरी में जब मैंने तुम्हें अपनी किताबों को इतने प्यार से देखते हुए पाया तो मुझे लगा कि सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मीना की आवाज में इतनी करुणा और बेबसी थी कि रिद्धि का डर धीरे धीरे सहानुभूति में बदलने लगा। मीना अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। घर का माहौल बहुत ही सख्त और अनुशासित था। उसकी माँ पूजा पाठ में और पिता दफ्तर के काम में डूबे रहते थे। उसे किसी से मिलने या सहेली बनाने की इजाजत नहीं थी। उस अकेलेपन में किताबें ही उसकी दुनिया थी। फिर कॉलेज में उसे रमन मिला, जो दक्षिण भारत से आया था। रमन को भी किताबों से उतना ही लगाव था जितना मीना को। रिद्धि मंत्र मुग्ध होकर उस पारदर्शी रूह की बातें सुन रही थी। मीना ने बताया कि वे कॉलेज की लाइब्रेरी में घंटों बैठकर भविष्य के सपने बुनते थे। ये कहते कहते उस रूह की आवाज में एक दबी हुई हंसी गूंजी, जो धीरे धीरे उसी दर्दनाक रुदन में बदल गई जिसे रिद्धि ने पीपल के पेड़ के पास सुना था। रोते रोते मीना ने अपनी आखिरी मुलाकात का जिक्र किया। वो कॉलेज के गेट पर रमन का हाथ थामे खड़ी थी। रमन ने उसे ऑटो में बिठाया और वे जुदा हो गए। उसे क्या पता था कि वो आखिरी बार उसे देख रही है। मीना के मामा ने उन दोनों को साथ देख लिया था और घर जाकर उसके पिता को सब बता दिया। रेंजर साहब आग बबूला हो गए थे। रिद्धि के रोंगटे खड़े हो गए थे। कमरे की दीवारें जैसे मीना के दर्द को सोख रही थीं। अब ये साफ था कि उस आलीशान बंगले के नीचे और उस पीपल की जड़ों में कोई ऐसा राज दफन है जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को रूह में बदल दिया था। कमरे के उस मध्यम उजाले में वो पारदर्शी साया, जिसे दुनिया कभी मीना के नाम से जानती थी, काफी देर तक खामोश खड़ा रहा। रिद्धि के लिए वो सन्नाटा सदियों जैसा भारी था। अंततः मीना की वो महीन आवाज फिर गूंजी। उसने बताया कि जब उसकी माँ को रमन के बारे में पता चला तो ममता जैसे पत्थर हो गई। घर के भीतर 3 लोग उस अकेली लड़की पर चीख रहे थे। उसका अपराध बस इतना था कि उसने एक ऐसे लड़के से दिल लगाया था जो दक्षिण भारतीय था और उनके रुतबे के सामने गरीब था। रिद्धि की सांसें तेज हो गईं जब मीना ने उस खौफनाक मंजर का जिक्र किया।
मीना के मामा के पाले हुए गुंडे रमन को पीटते हुए घर के अंदर ले आए। रमन की हालत मरणासन थी। उसके हाथ पीछे बंधे थे और मुंह में कपड़ा ठोसा हुआ था। मीना ने सिसकते हुए बताया कि रमन की उन आखिरी नजरों में उसे न बचा पाने का दर्द और एक अजीब सी उलाहना थी। जैसे ही रेंजर साहब ने रमन को एक जोरदार तमाचा जड़ा, वो जमीन पर गिर पड़ा। मीना उसे बचाने के लिए झपटी, लेकिन उसकी अपनी मां ने उसके दोनों हाथ पीछे से जकड़ लिए। रिद्धि ने डर के मारे अपना मुंह हथेली से दबा लिया ताकि उसकी चीख न निकल जाए। मीना बताती रही कि कैसे उसके मामा रमन के सीने पर सवार होकर उसका गला तब तक घोंटते रहे जब तक कि उसकी छटपटाहट शांत नहीं हो गई। रमन के प्राण पखेरु उड़ते ही मीना का गुस्सा गुस्से में बदल गया। उसने अपने मामा और पिता को पुलिस की धमकी दी और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मामा की आंखों में दरिंदगी उतर आई। उसने चिल्लाते हुए मीना पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। हर थप्पड़ के साथ एक ही सवाल था, तू खानदान की इज्जत नीलाम करेगी? तू पुलिस के पास जाएगी? मां ने अपनी बेटी को बचाने की आखिरी कोशिश की, पर दरिंदों ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। मामा को डर था कि अगर मीना बच गई तो वो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा देगी। जिस मामा और पिता के कंधों पर मीना कभी खेला करती थी, उन्हीं के हाथों ने उसकी गर्दन तब तक दबाए रखी जब तक कि उसका शरीर निर्जीव होकर फर्श पर नहीं गिर पड़ा। रिद्धि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए पूछा कि वो मीना की मदद कैसे कर सकती है। मीना के साए ने बस एक ही गुहार लगाई, मुझे और रमन को इस कैद से मुक्ति दिलाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। रिद्धि ने व्याकुल होकर पूछा कि वो उससे दोबारा कहाँ मिल सकती है, तो जवाब आया, वहीं जहां तुमने सबसे पहले महसूस किया था। अगली सुबह जब आर्यन लौटे तो रिद्धि का उतरा हुआ चेहरा देखकर वे सब समझ गए। रात के एकांत में रिद्धि ने शुरू से अंत तक सारी दास्तान सुना दी। रिद्धि का खून खौल रहा था। वो उन हत्यारों को सजा दिलवाना चाहती थी, पर आर्यन ने उसे संभाला। जब रिद्धि के माता पिता लौटे तो पूरी बात उनके सामने रखी गई। सब इस नतीजे पर पहुंचे कि पीपल के पेड़ के नीचे जो 2 अर्धचंद्राकार चबूतरे थे, उनके बीच की खाली जगह ही वो मजार थी जहां उन दोनों प्रेमियों को जिंदा दफना दिया गया था। खन्ना साहब और आर्यन ने मिलकर एक फैसला लिया। उन्होंने पुलिस केस के बजाय उनकी आत्मा की शांति को प्राथमिकता दी, क्योंकि बरसों पुराने कंकाल मिलने पर खुद उन पर भी आरोप लग सकते थे और बात बदनामी तक पहुंच सकती थी। कुछ दिनों बाद एक विद्वान पंडित को बुलाया गया। उस पीपल के पेड़ के नीचे जहां रमन और मीना की बेबसी दफन थी, पूरे विधि विधान से उनका श्राद्ध, हवन और पूजन किया गया। उस दिन गांव के सभी जरूरतमंदों को भरपेट भोजन कराया गया। जब ये सब संपन्न हो गया तो खन्ना साहब ने पहली बार उस बंद तहखाने की पूरी सफाई करवाई। दाहिने कमरे की पेटियों में पुराने बर्तन और सोने चांदी के सिक्के मिले, जिन्हें खन्ना साहब ने अपने पास रखने के बजाय गांव के बाहर एक भव्य मंदिर बनवाने में दान कर दिया। लाइब्रेरी की सफाई हुई तो रिद्धि को अपनी पसंदीदा किताबों का खजाना मिल गया। एक शाम आर्यन ने मुस्कुराते हुए पंडित जी से पूछा कि आखिर उस रूह ने रिद्धि को ही क्यों चुना। पंडित जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि जो इंसान भीतर से अत्यधिक संवेदनशील और कोमल मन का होता है, अशरीरी आत्माएं अक्सर उन्हीं से संपर्क साधती हैं, क्योंकि वे ही उनका दर्द महसूस कर सकते हैं। आज उस घर में कोई रोने की आवाज नहीं आती। वो भारीपन और सीलन भरी गंध अब गायब हो चुकी है। मीना और रमन अब उस पीपल की जड़ों में कैद नहीं बल्कि आजाद थे। रिद्धि अक्सर उस चबूतरे पर बैठकर किताबें पढ़ती है और अब उसे वहां डर नहीं बल्कि एक सुकून भरी ठंडी हवा महसूस होती है।